हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं रवि रंजन राज रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी 65वीं और 64वीं बीपीएससी में पूछे गए राज्य व्यवस्था के सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए आप लोग भी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड लाभ उठा सके। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई। देखेंगे किस अधिनियम के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई। तो देखेंगे ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसका जवाब देंगे, क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और देखेंगे साथ ही साथ 1935 के अधिनियम को ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ और बेकार है। देखेंगे 1919 का अधिनियम, देखेंगे 1958 का अधिनियम। 1958 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में कंपनी शासन का अंत और महारानी शासन की शुरुआत होता है। ताज पूछता है एग्जाम में कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी शासन का अंत और ताज शासन की शुरुआत होता है। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा ही कंपनी शासन का अंत और महारानी शासन की शुरुआत होता है। और इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। देखेंगे 1919 का अधिनियम, 1919 का और 1909 का। 1909 के अधिनियम को जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीयों को लोकमत के विषय पर पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल के परिषद में, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। देखेंगे 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। साथ ही साथ देखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। तो आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित में से, देखेंगे दूसरा नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। देखेंगे पूछ रहा है किस राज्य के विधानमंडल में सदस्यों की संख्या कम है।
ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी बताएंगे किस राज्य के विधानमंडल में सदस्यों की संख्या कम है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे। सबसे अधिक है, सॉरी अधिक पूछ रहा है, कम नहीं अधिक। तो देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखेंगे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में 60 और मेघालय में भी 60 है। देखेंगे आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के संरचना का वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगी। देखेंगे लेकिन कुछ राज्य अपवाद भी हैं जहां सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है, जैसे गोवा भी देखेंगे, सिक्किम देखेंगे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है। देखेंगे यूपीएससी के चेयरमैन यानी संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी बताएंगे वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। देखेंगे यूपीएससी के चेयरमैन, निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तीनों एक ही साथ क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देखेंगे भारत में अगर वरीयता क्रम देखें तो सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों में राज्यपाल, ऐसे क्रम निर्धारित किए गए हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल है सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संसदीय स्वरूप के संदर्भ में तो देखेंगे ऑप्शन है विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। देखेंगे विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। संसदीय स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, सही है। देखेंगे विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। देखेंगे यह आंसर सही है। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की भी बात होती है, जिसका संबंध देखेंगे तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 से हो जाएगा 75। अगर स्टेट में देखेंगे तो इसका वर्णन अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 से हो जाएगा। देखिए विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है, नहीं होगा। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है। थाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका गठन किया जाता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत।
देखेंगे भारत में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया और इसके लिए संविधान के भाग 9 और आर्टिकल 243 और 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है और इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। देखेंगे भारत में बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसके हेड मुखिया होते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जिसके हेड प्रमुख होते हैं और जिला स्तर पर जिला परिषद जिसमें के हेड चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। देखेंगे ग्राम पंचायत जो एक राज्य सूची का विषय है, इसे 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है। देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली, देखेंगे भारत में संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम है, लेकिन भारत के संविधान जो है एकात्मक के लक्षण दिखते हैं। तो देखेंगे कौन एकात्मक प्रणाली के लिए सही नहीं है पूछ रहा है। तेज फैसला, लचीला, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानूनों की एकरूपता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली के लिए बड़े देशों के लिए आदर्श यह सही नहीं है, तेज फैसला सही है, लचीलापन सही है, कानूनों की एकरूपता, क्योंकि आप जानते हैं भारत में विधि का शासन है तो कानून में एकरूपता होना ही चाहिए। तो कौन नहीं होना चाहिए, तो बड़े देशों के लिए आदर्श। आइए आज के अगले सवाल को देखेंगे। आम आदमी पार्टी है राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे अगर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में देखा जाए तो देखेंगे वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी जिसे 2023 में निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है। इस तरह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है। तो जल्दी आप लोग बताएंगे वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितने हैं। देखेंगे निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किस एक को पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। पोस्टमार्टम किस रीट को, किस संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले संवैधानिक उपचार, देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और देखेंगे इसमें कहा गया है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करती है, याचिका जारी करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा है। देखेंगे प्रतिषेध जो होता है इसमें होता है जब सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जब कोई मामला
उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय उस पर सुनवाई कर रहे होते हैं, उस स्थिति में अपने पास मंगाने के लिए प्रतिषेध जारी करता है। यानी प्रतिषेध में फैसला अभी नहीं हुआ है, अभी मामले चल रहे हों, तो प्रतिषेध मतलब रोक लगाना और अधीनस्थ न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में उसे ट्रांसफर किया जाता है। उत्प्रेषण देखेंगे, आंसर आपका उत्प्रेषण ही होगा। उत्प्रेषण में क्या होता है, मामला समाप्त होने के बाद जब कोई अधीनस्थ न्यायालय जब किसी मामले में सुनवाई कर चुका है, उस पर निर्णय दे चुका है जिसमें उसका अधिकार नहीं था, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण जारी करता है। जिस मामले में आपने निर्णय कैसे दिया, जिस मामले में आपको अधिकार नहीं था, तो आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप जानते हैं पोस्टमार्टम मृत्यु होने के बाद होता है, इसी संदर्भ में उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। परमादेश देखेंगे, जब कोई सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी पद ग्रहण करने के बाद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, उनके विरोध परमादेश जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा देखेंगे, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस प्राधिकार से जब कोई सरकारी और असरकारी कर्मचारी किसी पद को धारण करते हैं जिसके लिए उनके पास योग्यता नहीं है, उनके विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। देखेंगे, भारत में मतदान के लिए प्रयुक्त वीवीपैट मशीन का संस्करण क्या है। देखेंगे, आप लोग भी ध्यान देंगे, वीवीपैट अभी भी चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया वीवीपैट के संदर्भ में, इसको ध्यान में रखेंगे और इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो देखेंगे, वीवीपैट इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल, ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड ऑडिट पेपर होगा, सॉरी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म होता है। देखेंगे, पूछ रहा है मशीन का संस्करण कौन सा है, M1, Z1, M3, Z3, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, यह मशीन जो है M3 सीरीज का है। देखेंगे, वीवीपैट देखेंगे, भारत में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग 2013 में नागालैंड में हुआ था। भारत में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग नागालैंड में हुआ था। उसके बाद देखेंगे, गोवा में भी विधानसभा चुनाव किए गए थे। भारत में 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो प्रायोगिक तौर पर 543 लोकसभा में से सिर्फ 8 लोकसभा क्षेत्र में, 8 जो है संसदीय क्षेत्र में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। पूरे भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। देखेंगे, यह होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब मत दिया जाता है तो जो मतदाता के द्वारा जो वोट दिए जाते हैं उसके सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वीवीपैट लगाया गया था। जो मशीन होता है उसमें इसके पर्ची काउंट हो जाते हैं। तो वीवीपैट का प्रयोग मतदान की सत्यता के लिए किया जाता है। देखेंगे, हाल ही में कई जो है याचिकाएं डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने ईवीएम में डाले गए मत और वीवीपैट का मिलान करने की बात किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि भारत देश तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मतदाता हैं, तो वीवीपैट को और ईवीएम से मिलान करना एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसका मिलान करना संभव नहीं है। ठीक है, देखेंगे बहुत सारे याचिकाकर्ता जो है जो बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने की मांग किए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिरे से नकार दिया। तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा M3। आइए आज का अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को,
कानून मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल के समाप्ति से पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। आइए आज का अगला सवाल है, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओबीसी कमीशन। देखेंगे सवाल पूछे जा रहे थे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जगजीवन राम, बी शर्मा, काका कालेलकर, बी आर अंबेडकर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। देखेंगे काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, जिसने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था। लेकिन काका कालेलकर ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था, इसे भारत सरकार ने लागू नहीं किया था, इसे स्वीकार नहीं किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग इस बात को तय करने में भी सफल नहीं रहा, किसे पिछड़ा वर्ग माना जाए, इसे पिछड़ा वर्ग नहीं। उसके बाद देखेंगे 1978 में भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में सेकेंड ओबीसी कमीशन का गठन किया गया था। देखेंगे कहीं कहीं 1979 भी देता है। बीपी मंडल कमीशन का गठन किया गया था, सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था। इस आयोग ने देश की कुल जनसंख्या में 53% ओबीसी को माना और इन्होंने 3743 जाति को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का सिफारिश बीपी मंडल कमेटी ने किया था, जिसे बीपी सिंह की सरकार ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 1990 में इसे लागू कर दिया था, ओबीसी को 27% आरक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में हुआ था। देखेंगे कहीं कहीं 1979 भी देता है। आइए आंसर हो गया, अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है और यूपीएससी के चेयरमैन का नियुक्ति जो है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की आयु वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इसका 25 वर्ष। लोकसभा जिसके सदस्यों की योग्यता का वर्णन जो है आर्टिकल 84 में दिया गया है, इसमें कहा गया है भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो। देखेंगे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ऐसे देखेंगे संसद के अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा। देखेंगे लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। देखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और देखेंगे क्या का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 155 में वर्णन है। देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 75 में है, 75 के खंड 1 में है। भारत के राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री में नियुक्त करेंगे। देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 124 के खंड 2 में है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति कोलेजियम के द्वारा सुझाए गए नामों को ही जो है राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए आज के अगले और अंतिम सवाल को देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है। शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। देखेंगे अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। यह व्यवस्था अब समाप्त कर दिया गया 126वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के सीट को समाप्त कर दिया। देखेंगे अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है और 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसे भी 126वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया। देखेंगे लोकसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट है? देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। जो एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीट था, उसे अब समाप्त कर दिया गया 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में उसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ देखेंगे 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण समाप्त हो रहे थे, इसे पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और यह आरक्षण बढ़कर 2030 अब 2030 तक लोकसभा में, साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो है बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में। साथ ही साथ देखेंगे वर्ष 2023 में भारत सरकार के द्वारा 128वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 106 के द्वारा लोकसभा में और साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है हम लोग बीपीएससी 65वीं और 64वीं में पूछे गए बीपीएससी के सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले क्लास में अगले बीपीएससी में पूछे गए सवालों को डिस्कशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आज के इतना ही, धन्यवाद।